प्रियंका का चुनावी नारा। भाजपा जाए पे बारी है, कांग्रेस आए पे बारी है। समाधि पहुंचकर साधा निशाना। पीजी फॉर्मूले पर कांग्रेस का जोर। चंबल में दिखा पोस्टर वॉर का दौर। ये सभी तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत में हॉटस्पॉट बने ग्वालियर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका ने चुनावी आगाज किया, चुनावी गारंटियां दी और बीजेपी सरकार पर अटैक किया। प्रियंका ने चंबल वासियों से ब्रजभाषा में अभिवादन कर अपनी बात शुरू की। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हुई। इस दौरान पीजी फॉर्मूला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश की वोटर्स को चुनावी गारंटियों के जरिए साधना चाहती है, जिसके सेंटर में महिलाएं हैं। तो वहीं प्रियंका ने मुद्दों की राजनीति की ओर इशारा किया, लेकिन भाषण खत्म होते होते वो कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमलावर होती नजर आई। 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। प्रियंका के भाषण में सरकार गिरने की कसक नजर आई। शायद इसीलिए वो मजबूत बहुमत वाली सरकार की बात भी कहती नजर आई। रैली से पहले प्रियंका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने कथित रूप से विरोध भी किया। एक तरफ शहर प्रियंका के स्वागत पोस्टर से पटा था, तो बीजेपी के पोस्टर्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें लिखा था, प्रियंका जी मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। बीजेपी के दिग्गजों ने इस दौरान लड़की हूं लड़ सकती हूं से लेकर चुनावी राज्यों का जिक्र करते हुए प्रियंका पर जमकर निशाना साधा। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना। जाहिर है प्रियंका के चेहरे से कांग्रेस अपनी पैठ महिला वोटर्स में मजबूत करना चाहती है। तो सीएम शिवराज के प्रदेश भर में मैराथन दौरे ये बताने के लिए काफी है कि मामा और अब भैया शिवराज जनता के बीच अपनी पकड़ पहले ही बना चुके हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कांग्रेस का पीजी फॉर्मूला बीजेपी की योजनाओं को टक्कर दे पाएगा? सवाल नंबर 2, सिंधिया के गढ़ में प्रियंका कांग्रेस को मजबूती देने में कामयाब होंगी? सवाल नंबर 3, 2023 के चुनाव में आधी आबादी ही जीत की चाबी बनेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का पीजी फार्मूला। तो क्या ये कांग्रेस का पीजी फार्मूला कारगर होगा? यही आज का हमारा मुद्दा है। प्रियंका गांधी की गारंटी अगर काम कर जाए तो इससे बेहतर क्या है, और इसीलिए गारंटी दी ही जाती है। और हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ये मानती है कि प्रियंका गांधी में एक एलिमेंट है भरोसे का, विश्वास का, और वो एक ऐसी नेता हैं जो कैंपेन को लीड करते हुए पार्टी का बेड़ा पार कर सकती हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ हैं अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत। और जय नागला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। प्रियंका गांधी आई और मानने वाले ये भी मानते हैं कि एक बड़ी अपील है उनमें, और यही वजह है कि लगातार दूसरी चुनावी सभा, यानी कांग्रेस का भरोसा तो प्रियंका गांधी पर है।
और जब वो वहाँ पहुँची तो बीजेपी के पोस्टर्स भी उनका स्वागत कर रहे थे कि बहुत कुछ हमने किया है, मुस्कुराइए आप, मध्य प्रदेश में। किस तरह आप देखते हैं प्रियंका गांधी, उनसे जुड़ी कांग्रेस की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने का एक जो शैली है, उस पर भी आपकी रिएक्शन जरूर चाहेंगे। शरद जी, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में मुझे देखूं तो बहुत सौहार्द का, यहाँ पे एक राजनीतिक सौहार्द का वातावरण है और एक दूसरे के प्रति सम्मान। और एक बड़ी बात जो मैंने आज प्रियंका जी का स्पीच देख रहा था, सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बात कही कि हम आमतौर पे चुनाव में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है कि क्या हम जनता के मुद्दे उसमें हाशिए पर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मुद्दों की बात करें, हम आरोप प्रत्यारोप की बात न करें। और ये पहली बार मैंने किसी नेता से, उन्होंने हालांकि फिर बाद में जरूर वो राजनीतिक आरोपों पर आई और कुछ मुद्दों पर आई वो, लेकिन शुरुआती जो बात थी उसमें उन्होंने यही कहा कि हम जनता के मुद्दे इसमें गुम हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। एक अच्छी बात है। तो और एक प्रियंका जी के साथ में यदि मैं बात करूं तो वो राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन अभी भी उनकी छवि एक पेशेवर राजनीतिक के तौर पे नहीं है, तो इसलिए लोग उनको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। उनकी बात के अलग एक सहजता, सरलता लगती है जो लोगों को। और कहीं कहीं इंदिरा जी का जो अक्स उनमें आता है, और खासतौर पर आज आपने देखा होगा जब वो चश्मा पहन रही थी, उस चश्मा पहनने के बाद थोड़ा और ज्यादा वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है एक साफगोई तो है उनकी बात में, तो लोगों को असर करती है। और खासतौर पे सिंधिया के गढ़ में, जहां पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहां पर ये शुरुआत करना एक कांग्रेस के लोगों में आत्मविश्वास भरने के बीच शुरुआत के रूप में इसको देखा जाता है। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? प्रियंका जी ने कोई ऐसी बात वहाँ नहीं कही जो बीजेपी को और तेज़ हमले करने का मौका दे। हम ये भी मानते हैं कि ये एक रणनीति का हिस्सा भी है कि आप ऐसा कोई मौका ना दें अपने अपोजिशन को कि वो, जैसे नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री पर अगर वो कोई तीखा हमला करती, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई बहुत तीखा वार करती, तो बीजेपी बहुत ताकत से उसका जवाब देती। लेकिन वो वार कर भी गई अलग तरह से, लेकिन ये भी कह गई कि आज हम मुद्दों की बात करेंगे। जी देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने, मैं नहीं मानता शरद जी, यहाँ पे आप आमतौर पे मैं आपसे असहमत होता नहीं हूँ, पर आज मैं इस बात पे असहमत हूँ कि उन्होंने भाजपा के ऊपर कोई वार किया। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि चुनावी कैंपेन का एक कर्टन रेजर था। नागड़ा साहब की 99% बातों से मैं सहमत हूँ और इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने भी उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और इसीलिए हमने कल भी ये बात कही थी, सिंधिया जी ने भी कही थी कि उनका ऋषि गालव की धरती पर स्वागत है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम चाहते थे कि वो मुस्कुराएं और वो मुस्कुराई भी, आपने देखा उनको। और उन्होंने बहुत अच्छे से, अच्छे हाव भाव से पूरी मैं समझता हूँ कि मंच को संभाला, लोगों को एड्रेस भी किया और ऐसी कोई ऑब्नॉक्शियस बात नहीं थी। रहा सवाल, देखिए 5 गारंटी का, तो वो उनके ऊपर एक थोपा हुआ एजेंडा है चुनावी, तो नेचुरली उनको उसकी तरफ इंगित करना था, तो उन्होंने उसको डिटेलिंग भी नहीं करी। आपने देखा होगा जैसे राहुल जी ने मंदसौर में डिटेलिंग कर गए थे और उसमें नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा था 1, 2, 10, 2 लाख तक का कर्जा माफ 10 दिन में, नहीं हुआ, 15 महीने नहीं हुआ, 1.5 बरस तक नहीं हुआ और उसका उनको खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। वो एक क्वेश्चनेबल एक्सरसाइज हो गई। तो ऐसे किसी ट्रैप में मैं समझता हूँ प्रियंका जी नहीं आई और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमको जनता के मुद्दों की बात करना चाहिए। और 5 गारंटी में से इस फ्रेम में बैठे 4 लोगों का कोई संबंध नहीं है और दर्शकों का भी नहीं है। और मज़े की बात है कि जिसका हम सबका संबंध है, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, वो चीज़ें 5 गारंटी में ही नहीं है। तो ये थोड़ी डाइकॉटमी है जिसको कांग्रेस को एड्रेस करना है कि भाई इस बंसल न्यूज़ के दर्शक कांग्रेस को यदि चुनने जाएं तो क्यों चुने? सिलेंडर उनको मिलना नहीं, अति गरीब को दिया है उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बाकी सब जो है वो लाल पीले नीले फॉर्म की स्थिति है, आपको पता ही है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कहीं, इसीलिए वो कर भी नहीं पाए हैं।
ओपीएस भी वो घुमाते रहते हैं, कमेटियों पे कमेटियां बना रहे हैं, जहां उनकी 5-5 साल की सरकारें हो चुकी हैं, 10 साल यूपीए हो चुकी है, वहाँ भी नहीं कर पाए। तो ये बात अब पब्लिक समझने लग गई है और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने टच नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया। भाई जब कांग्रेस के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, इट वॉज अ वेरी कोजी एंड वेरी गुड पॉलिटिकल रैली, कर्टन रेजर। प्रियंका जी की तरफ से वो आई, मुस्कुरा कर आई, मुस्कुरा कर से बात करी और चली गई। और बाकी चीज़ें बहुत सारी पॉलिटिकल हैं जो आपके पास आ रही हैं और इसीलिए चेहरे टाइट भी थे। कोई एजेंडा सेटिंग आप जिसको कहते हैं पत्रकार वर्ग, वो एजेंडा सेटिंग हमको नहीं दिखाई दी है, इसीलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, बाकी चीज़ों को लेके हम डेवलपमेंट का जो हमारा मेन एजेंडा है उसको आगे बढ़ेंगे और आगे भी उनका स्वागत है। भदौरिया साहब, बीजेपी का कहना है कि कोई एजेंडा सेटिंग में प्रियंका जी यहाँ या तो उस इरादे से ही नहीं आई थी, अभी उनको लगता हो कि चुनाव में अभी वक्त है, और जिसको ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि एक कर्टन रेजर था, मतलब आप कह सकते हैं कि एक वार्म अप एक्सरसाइज भी थी ये, कि हालांकि जबलपुर में कुछ, माफ़ कीजिएगा, कुछ अधिक उत्साह दिखा था, ग्वालियर में उनकी जो पूरी राजनीतिक भाव भंगिमा थी वो बड़ी कंट्रोल्ड थी, जो भी कारण हो उसका। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्या वो मंत्र जिसका फूंकना और जिससे ऊर्जा का एक संचार कार्यकर्ता और नेताओं में होना, प्रियंका जी वो करके गई हैं, और वो करके गई हैं तो वो कौन सी बात आपको लगती है? क्योंकि कोई ऐसा बहुत भारी मसला भी उन्होंने, चाहे पटवारी परीक्षा की बात करें या इसके पहले मुझे लगता है उसका तो बहुत प्रॉपर जिक्र भी नहीं हुआ, जो शहडोल का एक विषय था कि आदिवासी पर कथित रूप से जिस तरह से जो मसला पेशाब करने का उठा, तमाम जो बिंदु थे, एक बड़ा कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज रहा प्रियंका जी का। देखिए आदरणीय शरद जी, आज ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा उत्सव का माहौल था प्रियंका जी की रैली को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार, और उसका परिणाम ये हुआ कि कम से कम 2 लाख से ऊपर लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने आए, वो भी बिना किसी सरकारी संसाधनों के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। लोगों के मन में उत्साह था आदरणीय शरद जी कि हमें प्रियंका गांधी जी को देखने जाना है, सुनने जाना है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जैसे अभी हमारे आदरणीय जय जी ने बताया कि आप देखेंगी वो सकारात्मक बात की। उन्होंने कहा राजनीति में तो आरोपों की बात लगातार सारे राजनेता करते चले आए और 2014 के बाद से तो बिल्कुल ही हो रही है। अगर मणिपुर का मां बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें अपनी कमियां छुपाने के लिए विरोधी दल की जहां राज्यों में सरकार है वहां पे उसका जिक्र करते, तो ये अपनी असफलता छुपाने की बात प्रधानमंत्री कर सकते हैं और नकारात्मक बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, परंतु प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जनता के मुद्दे, जो मूल मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं। अब हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि ये चारों लोग जो फ्रेम में बैठे हैं, 5 गारंटी, भैया मेरा तो उन गारंटियों से लेना देना है कि मेरे यहाँ अगर 1150 रुपए का सिलेंडर आता है तो भारी कष्ट होता है। मेरे यहाँ बिजली के बिल जब 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए आते हैं तब भारी कष्ट होता है। हम देखते हैं हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, सहयोगी के रूप में काम करते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमताएं कम है, उन लोगों को जब महंगाई के जोर से परेशान होना पड़ता है तो कष्ट होता है। आप तो होंगे 20 साल से सत्ता में आदरणीय हितेश वाजपेयी जी, आप खरीद सकते हैं 200 रुपए का टमाटर और 300 रुपए की अदरक, परंतु एक सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता। मुझे तो आपकी गाड़ी मालूम है कौन सी है? जन सामान्य की बात की आदरणीय देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं मैं तो देखिए आदरणीय शरद जी, प्रियंका जी मुस्कुरा के गई ना की बात की और ग्वालियर चंबल संभाग की धरती ने उस चीज को स्वीकार किया, उसके उनका वार्म वेलकम किया। इतना बड़ा वेलकम मुझे नहीं लगता आने वाले समय में किसी भी राजनेता का, किसी भी दल के राजनेता का होने वाला है या अभी तक हुआ है। बोल लीजिए डॉक्टर सर। मैं केवल इतना कह रहा हूं, देखिए दर्शक भी सुन रहा है, अजीत सिंह भदौरिया जी क्या अति गरीबी रेखा में आते हैं? नहीं आते हैं। वो कह रहे नहीं मैं सिलेंडर लूंगा 400 रुपए का, तो ये कांग्रेस का देखिए बड़प्पन है। 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, हम सब जानते हैं।
मैं खुद मेरी बात सुनिए, बैठ चुका हूँ, ख्याल से तो वो गरीबी रेखा पे भी, तो इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ शरद जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए गुमराह मत करिए, इस फ्रेम में बैठे चारों लोग पांचों गारंटी की किसी स्कीम में नहीं आते। नागड़ा जी बोलते मैं इस स्कीम में आता हूँ, मैं मान लूंगा, शरद जी बोल देंगे तो भी मान लूंगा, मैं तो नहीं आता। तो आम दर्शक नहीं आता सर, आम दर्शक को बिजली, सड़क, पानी, रोजगार चाहिए, जो पांचों से गायब है, उसकी बात करो। चलिए जय जी, जय जी, जय जी, चलिए हम फिर लौटे मुद्दे पर। आप दोनों का टाइम नहीं तो इसी में चला जाएगा। भदौरिया साहब आपका भी टाइम चला जाएगा, मजबूत है, बहुत महंगी है। जय जी, मैं एक बड़ा मुद्दे का सवाल लेके आ रहा हूं। आपने जो बात की इंदिरा जी की छवि देखने की, वक्त बहुत तेजी से बदला है। आपकी हमारी पीढ़ी इंदिरा जी, स्वर्ण मंदिर, उसके पहले इंदिरा जी को कहां कहां से चुनौती मिली, देवराज अरस कौन थे, निजलिंगप्पा कौन थे, ये सारे सवाल अब टेलीविज़न की डिबेट्स का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से बीता है। और इसके दो कारण भी हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, 2000 के बाद डिजिटल डिवाइड हुआ है और तेज़ हुआ है। एक, जैसे हम साक्षर निरक्षर कहते थे, अब कंप्यूटर को समझने वाले, इंटरनेट के आदी और गैर आदी, इसकी एक दुनिया अलग बन गई है। ऐसे में मूल्य भी बदले हैं तेज़ी से। अब चुनाव जो है, सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल है। इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी पारंपरिक टूल्स पे डिपेंड करके, आज जिस तरह प्रियंका जी का भाषण था, उस भाषण में जो तमाम चीज़ें थीं, या उसमें हम भी ये देखने की कोशिश करें तो क्या इंदिरा जी 25 से 35 साल के मतदाताओं को याद होंगी? अच्छे से याद रखना चाहिए। बेशक एक बेमिसाल नेता रही हैं वो, लेकिन इन चीज़ों को भी ध्यान रखकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए क्या? जी नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक बड़ा तबका आया है जो युवाओं का है, जो शायद 90 के बाद या 85 के बाद उसमें आया। लेकिन एक बड़ा तबका आज भी है जो इंदिरा जी को और उनकी सारी चीजों को, या राजीव गांधी जी की जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में, उसको विस्मृत नहीं कर सकते। इवन हम अटल जी की बात करते हैं या और पहले की भी बात करते हैं, ये देश के एक आदर्श रहे हैं और इसको पूरे देश ने माना है कि इंदिरा जी ने जब अटल जी ने उनको दुर्गा कहा था जब पाकिस्तान के साथ, तो मुझे लगता है कि हम अपने अतीत से तो अलग हो नहीं सकते, और भाजपा तो हमेशा ज्यादा अतीत में ले ही जाती है सबको। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजों का एक संतुलित होना जरूरी है, और निश्चित रूप से आज की बात करनी चाहिए, युवाओं की बात करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने एक बात अच्छी की कि हम बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय रोजगार देने की, उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बताया कि उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि आपको ये अनाज कंट्रोल का मुफ्त का चाहिए या रोजगार, तो बोले ज्यादातर सारे लोगों ने कहा कि हमारे लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है, ताकि स्वाभिमान के साथ हम वो कर सके। तो मुझे लगता है कि ये बात निश्चित रूप से युवाओं से जुड़ी थी, रोजगार से जुड़ी थी, और महंगाई आज का एक बड़ा विषय है जी। और पटवारी परीक्षा की उन्होंने बात की, और उन्होंने बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा आरोपों का वो इतनी है कि मैं याद नहीं रख सकती, और फिर बड़ा मजाक में ये भी कह दिया कि वो कागज नहीं मिल रहा मुझे। तो ये बड़ी सहजता कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपील भी करती है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये उनके स्पीच का एक स्टाइल के तौर पे प्रस्तुत हुआ कि मैं वो कागज ही नहीं मिल रहा मुझे जिसमें आरोप थे या अभियोग पत्र की सूची थी, वो मिल नहीं रहा। जी जी हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। एक बहुत अच्छी बात है नागड़ा साहब ने जो कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका ये सेंटेंस, क्योंकि देखिए मोदी जी ने भी इसी बात को कहा था कि हम सब्सिडीज को चुनावी रास्ता ना बनाएं। तो यदि प्रियंका जी भी उस फुटेज पे आ रही हैं तो नागड़ा साहब वाकई में ये अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी ने भी देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ट्रेजरी को ध्यान में रखते हुए कहा है। लेकिन आयरॉनिकली फिर मैं कहना चाहूँगा, और शायद इसीलिए उन्होंने उन 5 गारंटीज को नहीं छुआ, इंगित करके छोड़ा है कि शी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दोज काइंड ऑफ मनी स्पेंडिंग। उसकी बजाय वो आत्मनिर्भर बनाने में यकीन करती हैं। तो मुझे आज वो बीजेपी जैसी स्पीच लगी, और इसीलिए उन्होंने वो शायद उस स्कैम वाला उन्होंने चुपचाप हटा दिया कि ये सब मेरे को नहीं बोलना है। तो वो एक उनकी मैं समझता हूँ कि प्रूडेंस भी रहा है। ये बात सही है कि हमको पूरे देश को, सारी पार्टियों को देश हित में इस सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। हमको लाडली बहना अच्छी लगी करनी पड़ेगी, और ये जरूरी है बिल्कुल। और मैं चुनाव हित के एकदम विरुद्ध है जय जी है, चुनाव हित के एकदम विरुद्ध है, इलेक्शन इंटरेस्ट के एकदम विरुद्ध लगाई जाने वाली याचिका है ये।
इसलिए राजनेताओं के लिए जो फैक्टर ऑफ विनेबिलिटी है, और मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां इसमें एक दूसरे को इतनी मजबूत टक्कर दे रही हैं कि कोई भी पीछे हट नहीं रहा। जी अजीत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय शरद जी, कितना हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं लगता है स्पीच उन्होंने पूरी सुनी नहीं है कि 5 गारंटियों को छुआ नहीं। भैया उन्होंने 5 गारंटियों को छुआ है और 5 गारंटियां ली हैं इस मध्य प्रदेश में कि ये 5 गारंटियां लागू होंगी जो उन्होंने जबलपुर में घोषणा की थी। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री और एक पार्टी की सरकार है और लाडली बहना योजना 1000 रुपए की घोषणा करता है जहाँ नारी सम्मान के लिए और महंगाई से निजात दिलाने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी जहाँ 1500 रुपए और 500 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा करते हैं, 3000 है, वचन देते हैं कि हम 3000 है सरकार में आने के बाद करेंगे 3000 और उसके बाद 3000 आप देखिए आ गए 3000। देखिए देखिए किसको वोट मिलेंगे बताइए। 18 साल से मुख्यमंत्री है, आज उसको 3000 रुपए देना पड़ रहा है। आप तो सर 70 ये मध्य साल से प्रदेश हो, कुशासन के आप तो 70 साल से सत्ता में हो। ये कहते हैं ना, ये सिर्फ चुनावी सर, आप 70 साल से हारने लगे तो आपको नारी शक्ति याद आई। आप 3 नहीं, सुनिए मेरी बात, आप 3 नहीं 30,000 दीजिए मध्य प्रदेश की जनता। वोट 3000 को मिलेंगे कि आपके 1500 को? नहीं है आदरणीय शरद जी, वोट किसको देना चाहिए, हमारे 3000 को या आपके 1500 को? नहीं, आप यदि यही क्राइटेरिया है। देखिए आप अपनी भदौरिया जी बात पूरी करिए। डॉक्टर साहब आपको अपने मैट्रिक्स में उलझा लेंगे, आप उससे दूर रहिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। इनके गलत है ना, 84 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े गर्व के साथ कहती कि हम 84 करोड़ लोगों को, बीपीएल के लोगों को राशन बांटते। ये इस सरकार की उपलब्धि के रूप में बताया जाता है। ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये देश को गर्त में। तो आप मान रहे हैं भदौरिया जी की 5 गारंटी की बात बड़ी मजबूती से हुई है और उसका जनता पर भी असर होगा, ऐसा आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल 110%, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की क्रेडिबिलिटी है, तभी तो प्रियंका जी मना कर गई है। गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जिसमें पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें नेस्तनाबूत हो गई भारतीय जनता पार्टी। अजीत भाई, प्रियंका जी मना कर गई है कि ऐसे पैसे मत बांटिए। अब आप प्रधानमंत्री अमित शाह, नड्डा जी मध्य प्रदेश को नाराज मत हो। प्रियंका जी खुद बोल रही है नेता कि ऐसे पैसे मत बांटिए। चौथी बार आ रहे हैं, इसके विरोध में सब आएंगे, हो गई है। आपके नेता भी आए, बीजेपी के नेता भी आए, शरद जी सब नेता आप देखिए कि इनकी सरकार है 18 साल से। अरे तो लोग जिता रहे हैं इसलिए है, मेरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो? ये बात तो सही है, लोगों ने तो घर बैठा दिया था मेरे दोस्त जी, आपने तो नोटों की खुद ही घर तोड़ लिया। चलिए सरकार बनाई है, सर आपका घर टूट गया, मैं क्या बड़ा करूं? अच्छा है कि आज प्रियंका जी से प्रेरणा लेकर हम सभी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब ने भी बीजेपी की तरफ से इसको अप्रिशिएट किया है, विच इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है ये, कि इस मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ अच्छा कह दे और बीजेपी से आया हुआ व्यक्ति राहुल गांधी या प्रियंका जी के बारे में अच्छा कह दे, तो अच्छी बात है ये। और बाकी राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसमें ना आप कसर छोड़ रहे हैं, ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी छोड़ रहे हैं। यही सच्ची लड़ाई है और यही लोग पसंद करते हैं बातचीत के इस सिरे को कि साहब आपने अपनी, जी बोल लीजिए भदौरिया साहब जल्दी से। जी 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 एक क्षमा करना, एक छोटी बात बोलूंगा आदरणीय शरद जी, आपने कोट किया है कि सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी जी आई, तो शरद वाजपेयी जी से, सॉरी वाजपेयी जी से पूछिए शरद जी, क्या ये सिंधिया का गढ़ है क्या ग्वालियर चंबल, कि नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ है सर? अब कि गढ़ देवांशी हमारे पवैया पास का गढ़ है, किसका गढ़ है सर? 250 साल से मराठा आप बताइए, बीडी शर्मा जी का गढ़ है, महाराज सिंधिया जी का गढ़ है? चलिए बताइए ना वाजपेयी जी। ये देखिए वो सिंबॉलिक जेस्चर तो उनका था, और जब उन्होंने सिंधिया जी का नाम भी लिया तो वहां जो उपस्थित जनसमूह था वो भी उस प्रतिद्वंदिता की गर्मी को अनुभव कर रहा था, तो उसने भी बड़ी जोर से करतल ध्वनि और बड़े एक ऐसी आवाज निकाली कि जिसमें हम कहते हैं कि हाँ 2 प्रतिद्वंदी मैदान में है। और मुझे तो लगता है, माफ कीजिएगा, कि बीजेपी भी इसको एक बहुत सतर्कता से और कुछ चतुराई से भी देख रही है कि अगर लड़ाई सिंधिया जी में, प्रियंका जी में हो, हम अपनी पूरी अपने नेता की तो मदद करेंगे। 10 सेकंड जी सर, प्रियंका जी, राहुल जी और सिंधिया जी ये बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, तो मुझे आज वो अच्छा लगा देख के कि हम राजनीतिक यदि अलग धुरों में रहते हैं तो वो बात भी हम उसका सम्मान रखते हैं। भदौरिया साहब जी नहीं है,
आपको नहीं पता, हमें तो पता है। प्रियंका जी ने इशारा किया, अलग है, इशारा किया उन्होंने। जी चलिए, वक्त कम है, कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा जय जी का। जय जी, कांग्रेस को क्या और आक्रामक होने की जरूरत है प्रियंका जी की आज की रैली को लेकर? एक बहुत मेरा बिल्कुल क्विक एक आपका आंसर इस पर। जी मुझे लगता है मध्य प्रदेश की तासीर अलग है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा उसके बजाय एक बहुत सौजन्यता की एक अच्छी राजनीति को पसंद करने वाले लोग हैं, और ये ओवरऑल इसको पसंद किया जाता है। और मुझे लगता है इसी वजह से आपके शो को भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोग एक कर्कशता से दूर होकर के अब अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। और इस अच्छे वातावरण में चुनाव हो तो होना ही चाहिए, बजाय हम पश्चिम बंगाल का जो देखते हैं उससे कहीं हम लोग बेहतर स्थिति में हो और अच्छे तरीके से चुनाव हो, तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यही वजह है कि इस शो में भी हमने देखा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी आई, तो निश्चित तौर पर चाहे अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, नड्डा साहब आए, राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, ये मेहमान भी हैं जो बाहर से आते हैं, और आप इन पर राजनीतिक जो भी आपकी टीका टिप्पणी है उसका स्वागत है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जो अभद्रता की या मर्यादा को विखंडित करते हुए सामने आए। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का अपना अलग स्थान है। शिवराज जी की मैं बात करूं या कमलनाथ जी की बात करूं, राजनीति के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने को कभी उस राजनीति के दलदल में नहीं धकेल दिया कि जहां मजबूरियां बहुत होती हैं और बहुत बढ़ चढ़कर इतना बोला जाता है कि वो शोर में बदल जाता है। बहुत शुक्रिया जय जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, धन्यवाद भदौरिया साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अविश्वास घोटाला। नमस्कार।